टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये लास्ट क्लास में टीडीएस पढ़ा आपने काफ़ी, पार्ट 3। अब तक 192 टीडीएस पढ़ा था किसका, सैलरी का, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का, 194 डिविडेंड का, 194 ए अदर इंटरेस्ट जैसे एफडीज वगैरह, मार्केट में किसी को लोन दे दिया वो इंटरेस्ट। फिर अपन ने उसके बाद पढ़ा 194 सी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, इंडिविजुअल 30 से ज़्यादा, अग्रीगेट साल का लाख से पार हो जाए तो टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा, 1। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ 1, अगर वो कंपनी है, फर्म है तो 2% टीडीएस। पर्सनल काम करवाओगे, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह, टीडीएस नहीं कटेगा। सिविल कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बिल्डिंग बनाना और रोड बनाना, ऐसा, उनमें तो सामान प्लस लेबर सब जो टोटल है उस पर टीडीएस कटता है। बाकी जो आप इंजीनियरिंग वर्क्स या कुछ करवाते हैं तो उसमें हम पर सामान अपना देते हैं और वो उस पर काम करता है, जॉब वर्क। तो जॉब वर्क की लेबर पे टीडीएस है। अगर वो सामान भी अपना लगाएगा, करके देगा, तो दैट विल अमाउंट टू सेल, उस पे टीडीएस के रूल नहीं लगेंगे। पर सिविल कंस्ट्रक्शन में सामान लेबर सारे पे टीडीएस कटता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट पे 194 सी लगता है, ये पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने लॉटरी 194 बी, लॉटरी वगैरह 194 डबल बी, ये पढ़ लिया था। हॉर्स रेस वगैरह ये अपन ने कर लिए थे। ठीक है, 194 सी कर लिया था। ओके, चलते हैं और आगे। 194 सी में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। 194 सी में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, बताओ। टू वाले टीडीएस, चलो टीडीएस में 194 सी तक कोई प्रॉब्लम। चले आगे 194 डी। एक्चुअल में 194 डी, 194 जी, 194 एच एक से ही सेक्शन है। तीनों सेक्शन कहते हैं 5% टीडीएस कटेगा ऑन कमीशन इनकम। कमीशन पेमेंट पे 5% टीडीएस कटेगा इफ कमीशन अमाउंट 15,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा है तो। 15,000 पर एनम से ज़्यादा है, तीनों एक ही बात करते हैं। 194 डी बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। इंश्योरेंस एजेंट हो आप, इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को क्या दे रही है, कमीशन। तो इंश्योरेंस कंपनी 15,000 से ज़्यादा कमीशन दे रही है तो एजेंट का कितना टीडीएस काटेगी, 5%। एजेंट के पास पेन नहीं है तो 20%। बाकी अगर एजेंट कोई कंपनी है तो 10 काट लो। वैसे नॉर्मली एजेंट पे का कमीशन रेजिडेंट बंदे का 5% है। और ये कौन सा 194 जी कौन सा कमीशन की बात करता है, ये कोई लॉटरी के कमीशन की बात करता है। लॉटरी कमीशन, टिकट बेचते हो 15,000 से ऊपर कमीशन आता है तो टीडीएस कटेगा कितना, 5। और ये 194 एच अदर कमीशन की बात करता है। अदर मीन्स ना तो अदर देन इंश्योरेंस कमीशन एंड लॉटरी कमीशन के अलावा, उसके अलावा कौन सी चीज़ों पे कमीशन होता है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का कमीशन है। आप एयरटेल टीवी का रिचार्ज बेचते हो या आप टाटा स्काई का रिचार्ज बेचते हो, आपको कमीशन मिलता है। कोई कार्ड वार्ड बेचते हो आप, तरह तरह के रिचार्ज, उस पर कमीशन मिलता है। सब पे कितना टिकट है, कमीशन पे कितना टीडीएस है, 5। या आप एयर टिकट बेचते हो, एयर टिकट बेचने का सेल कमीशन मिलता है आपको। या आप कंसाइनी हो, एज अ कंसाइनी कमीशन मिलता है आपको। सब कमीशन पे 5% टीडीएस है अगर आपकी पेमेंट कमीशन की क्या, इफ़ कमीशन ग्रेटर देन 15,000 हो पर एनम तो। बस हो गया। 194 डी ए डी 194 डी जी एच, तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों कमीशन पे मिलते हैं। और तीनों में एक बात कॉमन है, 15,000 से ऊपर साल का हो तो कटता है। तीनों में कॉमन है 5% टीडीएस की रेट है। तीनों में कॉमन है टीडीएस कटेगा कब, पेमेंट एक्चुअल या बुक्स में एंट्री क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। तीनों में फॉर्म कौन सा देगा सामने वाला सबूत के तौर पे, फॉर्म 16A।
क्लियर, बोलोगे डाउट? समझ आया? 194D क्या है? इंश्योरेंस एजेंट तरह तरह के एजेंट हैं, अलग अलग कंपनियों के काम करते हैं, बीमे करवाते हैं। बीमा कंपनी रिन्यूअल कमीशन या नए बीमे पे कमीशन देती है। अगर एक बंदे को साल के 15,000 से ऊपर कमीशन देती है तो TDS का रूल है, कितना TDS काटो? 5। और अगर कोई कमीशन लॉटरी के टिकट बेचते हो आप, पंजाब सरकार की लॉटरी या कोई और लॉटरी, उस पर 15,000 से ऊपर कमीशन बनता है तो वो सरकार TDS 5% काटेगी। अदर कमीशन है, प्रॉपर्टी के कमीशन पे एयरटेल टीवी, टाटा स्काई रिचार्ज करते हो तो कमीशन कंपनी से मिलता है, एयर टिकट बेचते हो तो कमीशन मिलता है, एजेंट हो कंसाइनी हो तो कंसाइनर से कमीशन मिलता है, उन पे भी 5% TDS है अगर कमीशन का अमाउंट 15,000 से ज़्यादा है तो। समझ आई बात? समझ आया? पढ़ो आप नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लो, मैंने तो कॉमन बता दिया। 194D पेज नंबर 20 पे पुराने नोट्स में क्या कहता है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देगी रेजिडेंट पर्सन को, अगर कंपनी है तो 10% और अगर कंपनी नहीं इंडिविजुअल HUF फर्म है तो कितना? 5। तो नॉर्मली 5 चलता है। अगर कंपनी का TDS कटना है तो कितना कटेगा? 10। यानी मान लो LIC की एजेंसी एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने ले ली, एक्स लिमिटेड कंपनी बीमे करवाने का काम करने लगी और उसको कमीशन मिलेगा तो TDS की रेट कितनी हो जाएगी इसके ऊपर? 5% की जगह अगर ये इंडिविजुअल HUF एजेंट है या फर्म एजेंट है तो TDS कितना कटेगा? 5। और अगर कंपनी एजेंट है कोई तो कितना TDS कटेगा? लेकिन तब अगर साल का कमीशन 15,000 से ज़्यादा है तो, विच एवर इज अर्लियर का रूल है। GST साइड में रखो, GST जोड़ के TDS नहीं कटता, ये मैंने पहले बताया था। एक पॉइंट छोड़ दो, एक बार अगले पेज पे आ जाओ, 2 पेज छोड़ के। दो पेज छोड़ के आगे आ जाओ, पेज नंबर 23 पे एक बार वापिस आ रहा हूं मैं। 23 पे कौन सा कमीशन? 194G। अगर आप लॉटरी के टिकट बेचते हो TDS वही का, देखो इंश्योरेंस कंपनी तो खुद भी एक कंपनी है, वही एजेंट को कमीशन देगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने तो हमेशा ही क्या करना है? TDS काटना है। लेकिन लॉटरी की टिकट का मालिक जो है, जो आप जिसकी टिकट बेच रहे हो, वो या तो सरकार है, कंपनी है, फिर तो काटेगी। लेकिन कोई इंडिविजुअल आदमी लॉटरी खिला रहा है, वो आपको 15,000 से ज़्यादा कमीशन देता है तो वो इंडिविजुअल TDS काट भी सकता है कि नहीं? HUF है कब? जब उसकी सेल 20-21 वाले साल प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा या फी 50 लाख से ज़्यादा हो तो। अगर सरकार की लॉटरी है फिर तो सरकार ने काटना है, किसी कंपनी ने लॉटरी खिलाई है तो काटना है। लेकिन इंडिविजुअल HUF लॉटरी खिला रहा है और आपको एजेंट बनाया उसने टिकट बेचने के लिए, तो वो TDS कब काटेगा? जब उसकी खुद की सेल 1 करोड़ से ऊपर, या चलो आप बताओ, उस इंडिविजुअल की दुकान जिसकी लॉटरी टिकट है उसकी सेल 1 करोड़ 60 लाख है, ठीक है, बट उसने सेक्शन 44AD ऑप्ट कर लिया, ऑडिट करवा नहीं रहा। 44AD ऑप्ट करने के बाद ऑडिट की ज़रूरत नहीं है ना, अगर 8% प्रॉफिट दिखा दो तो उसने 44AD ऑप्ट कर लिया, ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या वो ऑडिट नहीं करवा रहा है ऐसा आदमी, 1 करोड़ 60 लाख की सेल है, क्या वो TDS काटने के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो? ऐसा बंदा TDS काटने के लिए एलिजिबल है या नहीं? जिसकी सेल तो 1 करोड़ से ज़्यादा है पर उसने 44AD ऑप्ट कर लिया, 8% 6% प्रॉफिट दिखा देता है, या ADA ऑप्ट कर लिया, मतलब सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो पर 44AD ऑप्ट करने की वजह से उसे ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हाँ जी, ज़रूरत है TDS काटेगा। अपन ने कब कहा ऑडिट हो? अपन ने कहा 1 करोड़ से ऊपर सेल हो या 50 लाख से ऊपर फीस हो, ऑडिट होती हो ना होती हो कोई मतलब नहीं, तू बड़ा सच्ची है, बड़ा बंदा है, तू 1 करोड़ से ऊपर सेल करता है तो तुझे TDS काटना है, इंडिविजुअल HUF। चलो, 15,000 से ज़्यादा कमीशन देगा आपको लॉटरी टिकट के ऊपर, प्राइस और जो भी, कई बार ना टिकट पे कमीशन होता है, कई बार इस पे भी कमीशन मिलता है आपको कि आपसे बिकी हुई टिकट का इनाम लग गया तो वो लॉटरी का ऑर्गेनाइजर भी दे रहा है कोई एक्स्ट्रा कुछ आपको, सब कुछ प्राइजेज, रेम्यूनरेशन कह लो, कमीशन कह लो, 5% TDS काटना है। हाँ, अगर कोई टिकट बेचने वाला नॉन रेजिडेंट है
तो उसका तो सरचार्ज भी जोड़ लेना 5% में, एजुकेशन सेस भी। हिंदुस्तानी आदमी का तो फ्लैट कितना टीडीएस काटना, 5, पेन ना दे तो कितना, 20। कब काटना है, 15,000 से ऊपर हो और विच एवरी ईयर। नीचे 194H में भी यही बात है, सेम। क्या बेचते हो आप, कुछ लॉटरी की टिकट और इंश्योरेंस की पॉलिसी के अलावा बहुत कुछ बेचते हो आप, उनका कमीशन पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 194H। लेकिन कुछ कमीशन माफ है, BSNL या MTNL के कूपन बेचो, सिम बेचो, माफ। क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट जैसा ना, BSNL हालत भी खराब है बेचारों की। BSNL MTNL की बात करूं अगर, उनके रिचार्ज या फिर आप उनके क्या बेचते हैं, कूपन कापन, उसके ऊपर कमीशन मिलेगा तो TDS नहीं कटेगा, TDS नहीं कटेगा। चलो, तो वो बता रहा है कि 194H में ये इंडिविजुअल HUF है, अगर कमीशन दे रहा है आपको तो आपको TDS तब काटना है जब उसकी सेल 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर फीस हो। कमीशन कोई भी हो, इंश्योरेंस का ना हो, टिकट का अलग है। 5% TDS काटना है 15,000 से ऊपर साल का हो, लेकिन MTNL वालों का नहीं काटना, MTNL वाले नहीं काटते। अगर मान लो मेरी दुकान है और मैंने लाखों रुपए के BSNL के कूपन कापन बेच दिए, उस पर मेरे को हज़ारों लाखों रुपए का कमीशन है, मेरा TDS नहीं काटेगा, BSNL पूरे पैसे भेज देगा। बैंक वालों को RBI कमीशन देता है, बैंक है ना, कुछ बैंक सरकार के काम करते हैं RBI की गाइडलाइन के अंडर, तो बैंकों को क्या मिलता है, कमीशन। जैसे कि मान लो टैक्स है, आप टैक्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो, बिजली पानी के बिल, तो इसके बदले में बैंक को ना थोड़ा सा टर्नओवर कमीशन मिलता है कि तुम सरकार की हेल्प कर रहे हो टैक्स कलेक्शन करने में, पेंशन बांटने में, बैंक देता है ना इस तरह की चीज़ें, तो उस पर TDS नहीं कटेगा, बैंकों को जो कमीशन मिलेगा, और ना ही MTNL BSNL के कमीशन पे कटेगा। वैसे कटेगा कब, जब 15,000 से ऊपर हो। तो क्या बेच सकते हो आप, लिख लेना थोड़ा बहुत, जैसे प्रॉपर्टी का कमीशन, कंसाइनी का कमीशन, एयर टिकट बेचते हो, टूर पैकेज बेचते हो, कमीशन लेते हो। अब मान लो एक आदमी एयर टिकट बुक कर रहा है, डॉलर एक्सचेंज कर रहा है, कमीशन खा रहा है, तो वो कमीशन ले रहा है ना, तो उस कमीशन पे क्या कटेगा, TDS पर काटने वाला इंडिविजुअल HUF कब काटेगा, जब 1 करोड़ से ऊपर या 50 लाख से ऊपर फीस हो। कंपनी, सरकार या फर्म हमेशा TDS काटेंगे, 15 से ऊपर होगा तो काटेंगे। नीचे नोट है, कहता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एडवर्टाइजमेंट का कोई कमीशन लेती हैं तो वो भी TDS उस पर भी एप्लीकेबल हो जाना है। लेकिन कई बार ना कॉन्ट्रैक्ट नेचर का होता है इस तरह का अग्रीमेंट कि भाई तुम हमारे लिए काम कर दो, लमसम इतने पैसे देंगे, ये वो, तो वो 194C में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो 194C। कंसाइनी वाला पॉइंट नीचे है, प्रॉपर्टी डीलर के कमीशन वाला पॉइंट भी नीचे है। वापस आ जाओ, तीनों एक से थे, मैंने कंबाइन करके तो करके बताया आपको, समझ आ गए ये तीनों। बस इसमें यह 194D में कि अगर कोई नॉन वो है, मतलब कंपनी है, तो TDS कितना है उसका, 10, वरना इंडिविजुअल वगैरह फर्म वगैरह 5। इन दोनों में सबके लिए रूल एक ही है, 5%। इन दोनों में TDS काटने वाले की खुद क्या 1 करोड़ से ऊपर सेल हो। 194D में ये नहीं लिखा, क्योंकि बीमा कंपनी तो कंपनी ही होती है। बिना कंपनी सेक्टर में बीमे का काम इंडिविजुअल कर सकता है क्या? कोई इंडिविजुअल कहे मैं चलाऊंगा जी बीमे का काम, नहीं कर सकता। तुझे क्या बनानी पड़ेगी, कंपनी। IRDA परमिशन ही नहीं देगा कंपनी के बिना। ठीक है, चलो बीच में एक और सेक्शन रह गया 194DA। अगर आपका जीवन बीमा मैच्योर हो गया, किसी बंदे की LIC मैच्योर हुई, पैसा मिला, अगर तो वो 194D में माफ है तो छोड़ो, TDS क्या काटना है फिर। किस में माफ है, 1010D में। सेक्शन 1010D याद है, क्या पता था, LIC मैच्योरिटी, LIP कह लो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो अमाउंट रिसीव होता है उसका क्या रूल बताया था। अगर डेथ पे मिलते हैं तो माफ, डेथ पे नहीं मिलते तो देखना पड़ेगा, माफ हो सकता है। अगर एनुअल प्रीमियम एग्जाम्प्ट है, कब कब ये पैसा, अगर रिसीव्ड ऑन क्या हो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ हो तब माफ है। या फिर माफ कब हो सकता है, हाँ, जब एनुअल प्रीमियम इज लेस देन 10% और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 1/4/12 से पहले बीमे है तो 20%, उसके बाद 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं तो माफ।
ठीक, यानी अगर तो माफ है 1010D में तो छोड़ो, फिर टीडीएस क्या करना है, एग्जम्प्ट इनकम है वो। लेकिन अगर माफ नहीं है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल कब होगी, डेथ ना हुई हो, मेच्योरिटी हुई हो। और दूसरा, प्रीमियम क्या देते हो आप, 10 या 20% से ज्यादा, तो LIC की मेच्योरिटी टैक्सेबल है। लेकिन टैक्स किस पे लगता है, बताया था वहां भी, एक्स्ट्रा वाले अमाउंट पे। अगर आपके 12 तो आपने जमा ही कराए हैं, 20 मिल रहे हैं, 8 फालतू, तो टीडीएस भी किस पे कटेगा, 8 पे। पहले तो देख लो टैक्सेबल है भी कि नहीं, डेथ पे मिले टैक्सेबल ही नहीं है। दूसरा, अगर वो प्रीमियम 10 और 20% से कम देता है एनुअल, तो पैसे मिलेंगे, टैक्सेबल ही नहीं है, तो टीडीएस क्यों कटेगा, टैक्सेबल होना चाहिए पहली बात, तब कटेगा टीडीएस, टैक्सेबल ही नहीं तो नहीं कटेगा। कितना कटेगा अगर टैक्सेबल है, एक्स्ट्रा जो मिला उस पर 5%, 20 लाख मिला, 14 आपके कटे ही थे, जमा ही कराए थे, 6 फालतू मिला बोनस, और टैक्सेबल क्यों है, क्योंकि आप प्रीमियम हर साल 10 या 20 से ज़्यादा देते थे। तो 6 लाख पे टीडीएस कट जाएगा, 5% कितना, 30,000। लेकिन ये कटेगा तब जब ये शर्तें पूरी हो। 194DA कहता है जब क्या है, नॉट एग्जम्प्टेड, LIP अमाउंट नॉट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D, माफ नहीं है, एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी अबव 1 लाख हो। अब अमाउंट ही 60-70 हजार मिलाओ, छोड़ो यार, क्या टीडीएस काटना है। टोटल अमाउंट लाख से ज्यादा मिला हो पॉलिसी मैच्योरिटी पे, और वो माफ ना हो, 1010D में टैक्सेबल हो, फिर आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उस पर 5% टीडीएस काटना है। पैन नंबर नहीं देगा वो आदमी तो आप उसका 20% टीडीएस काट देंगे। लिखा है 5% रेट ऑफ टीडीएस में 5% काटना है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इंक्रीज अमाउंट है, जो प्रीमियम भरा उससे तो काटना है। तो कौन काटेगा, इंश्योरेंस कंपनी, जो प्रीमियम देगी, एक्स्ट्रा प्रीमियम से बोनस देगी, उस पर रेजिडेंट आदमी का टीडीएस काटना है। विच एवर इज अर्लियर का रूल है। पढ़ो नोट, माफ कब नहीं होता, जब 10 या 20% से ज़्यादा देते हो तब माफ नहीं होता, या डेथ पे मिलते हैं तो माफ होता है, वरना माफ नहीं होता। चलो, माफ नहीं, टैक्सेबल हो तो ही कटेगा टीडीएस। खत्म हो गया 194DA, याद रख लोगे। इंश्योरेंस कंपनी LIC की मैच्योरिटी पे पैसा दे रही, कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी हो, बजाज, LIC, मेट लाइफ, मैक्स, कोई भी हो, ICICI, लोम्बार्ड, टाटा, AIA, बहुत कंपनी है बाजार में, किसी से भी पैसा मिलेगा और वो 1010D में माफ नहीं है, टैक्सेबल है, तो जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, अगर लाख रुपए से ज़्यादा का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है, तब टीडीएस का कुछ हो सकता है। टीडीएस कितना कटेगा वो मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा वाले पैसे पे कितने परसेंट, 5%। बोलोगे डाउट, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है, मिस्टर राम रेजिडेंट है, 7 लाख रुपए मिले हैं 18 अक्टूबर 21 को, LIP मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिला है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिला है, 7 लाख। डेट कुछ नहीं, साल के अंदर मिला है। ये डेटें क्यों लिखी हुई हैं, पिछली बार जब कोरोना चल रहा था तो एक पीरियड था, उसके बीच में 25% टीडीएस कम था। जो बच्चे ऐसी क्लासें अटेंड कर रहे हैं जो पिछली रिकॉर्डेड हैं, तो वो यही पढ़ रहे हैं रेट, 5 की जगह हर जगह क्या पढ़ रहे हैं, 3.75, 10 की जगह 7.5, क्वेश्चन भी उसके हिसाब से हैं। फिर उनको बाद में अमेंडमेंट क्लास लगाई जाएगी, बताया जाएगा बेटा वो 25% घटा के है सारी रेट, बढ़ा के याद कर लो सारी, क्योंकि वो पुरानी क्लासों में 7.5 है, 1 की जगह क्या है 0.75 है, 2 की जगह 1.5, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। पूछ लेना अपने फ्रेंड से जो क्लासें लास्ट रिसेंट रिकॉर्ड है, अमेंडमेंट दे देंगे, पर बच्चे के माइंड में वो पुरानी रेट ही चलती रहती हैं। उसे मिनट में याद आता है कॉन्ट्रैक्टर का 0.75 या 1.5%, अब उसे ऐसे याद करना है, वहाँ 0.75 या 1.5 लिखा था ना, उसको 100/75 करना है, यानी कितना बनेगा, 2 या 1, ऐसे दिक्कत होती है, 2 बार याद करना पड़ेगा ना। तो वो डेटें इसलिए हैं, और बल्कि जोर दे दे के टीचर वहाँ वो बताता है, क्योंकि हम भी बताते थे पिछली रिकॉर्डिंग में कि ये डेट से इस डेट के बीच में पीरियड था, एक मई से लेके अक्टूबर के बीच का, उसके बीच में मिले हैं तो टीडीएस इतना कटेगा, उससे पहले या बाद में मिले हैं तो कितना कटेगा, पूरा। अब बढ़िया एक ही रेट है, कितना, इसके ऊपर टीडीएस फिक्स रेट है, उतना ही कटेगा, 5%। चलो अब बताओ, ये कह रहा है कि बीमा करवाया 17 में, हर साल प्रीमियम कितना देता है, LIP है कितने की, 7 लाख, एनुअल प्रीमियम कितना देता है,
1/30। कब करवाया बीमा? 1/1/17 में, 1/1/17 में बीमा करवाया और 2021 में बीच में बंद हो गया। कितने साल भरा होगा उसने? 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19, 1/1/20 और 1/1/21। 21 में बंद करवाया ना। कितने साल भरा होगा? ये 18 होगा। ये 18 कर दो, 18, ये 18 करो, 18 क्वेश्चन में करो चेंज। 18, 1/1/18 को बीमा करवाया उसने, 1/1/18 को पॉलिसी लिया उसने, तो कितने साल हो गए? 18 को बढ़े, 19 को बढ़े, 20 को बढ़े, 21 को बढ़े, 4 किस्तें बढ़ चुका है वो। 1,30,000 पर annum की कितनी किस्तें? 4 साल, कितने? 5/20 बढ़ चुका है, तो उसको मिले 7 हैं 5/20, तो उसने क्या भर दिया था? प्रीमियम पेड इन लास्ट 4 ईयर, इन लास्ट ईयर्स भर दिया था। तो ये एक्स्ट्रा कितना पैसा है? 180। ये जो एक्सेस अमाउंट है, एक्स्ट्रा है, ये इस पे 180 पे टीडीएस कितना कटेगा? 180 पे 5% कितना कट जाएगा? 9,000 टीडीएस कट जाएगा अंडर सेक्शन 194 DA। और ये क्योंकि ये अमाउंट अबव 1 लाख है, अबव 1 लाख है, डेथ हुई नहीं, प्रीमियम 10% से ज़्यादा देता है, तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। एनुअल प्रीमियम 10% से ज़्यादा क्यों दिया तूने? 2018 में बीमा करवाया, 10% से ज़्यादा दिया है और डेथ हुई नहीं, मैच्योरिटी पे मिला है, तो भैया एक्स्ट्रा जो मिला है उस पर 5% टीडीएस कटेगा। अमाउंट भी लाख से ज़्यादा है ना, 7 लाख है, इसी सारी शर्तें लग रही हैं, टीडीएस कटेगा 194D। कितना लगेगा इस पे टीडीएस? इस पे टीडीएस 9,000 रुपये कटेगा। और सॉल्यूशन में देखना लास्ट सेंटेंस क्या है? सिंस लाइफ पॉलिसी 18 अक्टूबर 21 को पूरी होगी, 18 अक्टूबर 21 है ये, और बिफोर द डेट ऑफ प्रीमियम ड्यू फॉर द ईयर, मतलब 1/1/21 का प्रीमियम दिया उसने, 21/22 होना चाहिए, 21/22 होना चाहिए अगला। 18/10/21 को पॉलिसी पूरी होगी, 21/22 का जो प्रीमियम है वो 21/22 का तो कब देना है उसने? 1/1/22 को देना है, वो तो दिख ही रहा है। क्या 21/22 का प्रीमियम दिया होगा इसने? मतलब 1/1/21 को दिया, देखो पॉलिसी ली 1/1/18, 1/1/18 को दिया, 1/1/19, 1/1/20, 1/1/21, 1/1/22 वाला तो नहीं दिया होगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ क्या होगी यार, जो भी डेथ नहीं, सॉरी पॉलिसी पूरी पहले ही होगी, डेथ होती तो माफ़ी होते, डेथ होते तो माफ़ी होते, टीडीएस कटता ना 1010D में भी वहाँ, पर पॉलिसी पहले ही पूरी होगी तो 1/1/21 का तो नहीं दिया, तो वो नीचे जो लाइन है ना उसमें सब में 1-1 साल बढ़ा लो, 18/10/21, आगे 21/22, ब्रैकेट में 1/1/22, लास्ट में 21/22। चलो अब चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन। मिस प्रियंका को 40 लाख रुपए मिलेंगे 1/5/21 को आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थे, मैच्योरिटी होगी इसकी लाइफ पॉलिसी की। सपोज एनुअल प्रीमियम ये 10% से ज़्यादा देती थी और पिछले सालों में प्रीमियम 32 लाख रुपए भरा है, तो बड़ा आसान कर दिया ना, सब करके दे दिया। पहले बोलो क्या ये 10% से ज़्यादा प्रीमियम देती थी? यस। फिर बताओ क्या इसकी डेथ हुई है? ना। तो इसकी क्या 1010D में माफ़ है? ना। टैक्सेबल है? टैक्सेबल है तो अब आओ 194DA में स्कोप देखें टीडीएस का। क्या लाख रुपए से ऊपर अमाउंट मिला है? 40 लाख मिला है, टीडीएस कटेगा? 1010D में माफ़ नहीं है, कटेगा, पर कटेगा किस पे? जो टैक्सेबल अमाउंट होता है। 32 तो इसने जमा करवाए, 40 मिल रहे हैं, 8 लाख रुपए पे टीडीएस कितना कटेगा? 5%। कितना टीडीएस कट जाएगा? 40,000। सही है ना। नेक्स्ट सी पॉइंट, मिस्टर मनु एक रेजिडेंट है, 95,000 रुपये 31 मार्च 22 को रिसीव होने हैं बीमा कंपनी से। पॉलिसी 2017 की है, हर साल प्रीमियम कितना देता है? 70,000 की पॉलिसी पे 15,000 प्रीमियम, तो ये 10% से ज़्यादा देता है। डेथ हुई नहीं, इसलिए ये पॉलिसी 1010D में माफ़ नहीं, पर 194DA कहता है टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि अमाउंट ही लाख रुपए से कम है। डीए में कहता है लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है पैन ना देगा तो क्या होगा? जहां जहां 5% टीडीएस था पहले 2 पॉइंट में, वहां 5 नहीं, क्या हो जाएगा? 20%। तो कौन कौन से सेक्शन हो गए? 194D, DA, G और H।
DGH 15,000 से ऊपर कमीशन हो तो 5% TDS की काट बात करते हैं, लेकिन D कहता है कंपनी को देंगे तो 10% काट लो, बाकी लगभग एक सी बात है कमीशन। DA कह रहा है पॉलिसी मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है अगर वो माफ़ नहीं है 1010D में तो TDS कटेगा, अगर अमाउंट लाख रुपए से ज़्यादा की पॉलिसी मिलती है तो। कितना TDS है? 5। पेन नहीं देगा तो कितना? 20। चले आगे 194E पेज नंबर 22 पे 194E कहता है कि अगर आप खिलाड़ी हो, इंडिया आते हो खेलने, फॉरेनर के लिए ये फॉरेनर कमेंटेटर नहीं आते इंडिया में, प्लेयर आते हैं खेलने, कमेंटेटर आते हैं, कॉलमनिस्ट आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं, वो आते हैं, रेफरी आता है, डांसर आते हैं, मैच गेम में डांस नहीं कर रहे होते, वो सब लोग जो आते हैं गेम में खेलने और उनके साथ रेफरी, फिजियोथेरेपिस्ट, वो सब जो एसोसिएशन आती हैं, प्लस एसोसिएशन के साथ कौन आते हैं? प्लेयर आते हैं। इंडिया में जो पैसा लेते हैं उस पर 20% TDS है, प्लस 4% एजुकेशन सेस भी है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट लोग हैं ना, तो एजुकेशन सेस है, तो कितना कटेगा? 20.8। लेकिन अगर अपन उनको 50 लाख से ऊपर दे रहे होंगे ना, उनको इंडिया में 50 लाख से ऊपर देंगे होंगे तो 20% नहीं, 20 पे पहले 10% क्या जोड़ लो? सरचार्ज, 4% एजुकेशन। अगर करोड़ों से ऊपर दे रहे होंगे तो 20 में पहले 15% क्या जोड़ लो? सरचार्ज, फिर 4% एजुकेशन। अगर 2 करोड़ से ऊपर दे रहे होंगे तो 25% जोड़ लो, अगर 5 करोड़ से ऊपर दे रहे होंगे तो 37%, यानी सरचार्ज और एजुकेशन के साथ काटना है TDS। मान लो एक प्लेयर है स्टीव, आजकल वो क्या है, मान लो मैच रेफरी है या अंपायर है, क्रिकेट में आता है, और उसको दिया जा रहा है 1 करोड़ 20 लाख, तो कितना TDS काटना? 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे 20% करना, 1 करोड़ 20 लाख का 20% कितना हो गया? 24 लाख, प्लस करना उस पर सरचार्ज 15%, 24 लाख का 15% प्लस 4% एजुकेशन जोड़ना, 27,60,000 रुपये TDS काट लेना। करो करो, दोबारा कर लो। 24 लाख में प्लस 15% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन, 28 लाख 28,70,400 का TDS काट लेना। अच्छा खासा TDS है, इतना काट के उसको कहेंगे अब जा तू इतना टैक्स तो ले लिया, ये चीज़ है। तो 194E कहता है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडिया आते हैं, सेक्शन 194E, नॉन रेजिडेंट प्लेयर एंड एसोसिएशंस को जो पेमेंट मिलती है, उस प्लेयर जरूरी नहीं, रेफरी भी हो सकता है, अंपायर भी हो सकता है, इनके साथ डांसर भी आते हैं, वो भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट, काफ़ी लोग होते हैं, वो सब आते हैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट, खेलते हैं एथलीट लोग नॉन रेजिडेंट, उनको TDS 20% काटना है, प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन, विच एवर इज अर्लियर, और काटना ही है, पेमेंट थोड़ी हो ज़्यादा हो, काटना ही है, वैसे लाखों में होती है। इंडिया आते हैं जो IPL खेलने आते हैं, क्रिकेट मैच खेलने आते हैं, TDS बहुत ज़्यादा है, 20% काटना ही है। नीचे कह रहे हैं ना, ये पेमेंट क्यों? वो गेम में पार्टिसिपेट करने आते हैं, स्पोर्ट्स में इंडिया में, एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं इंडिया में आके, जितने दिन रहते हैं मैगजीन न्यूज़पेपर में, तो वो सारी बातें कहता है। 115 BBA इनकी बात करते हैं इनकम की, मुझे उसमें नहीं जाना, 115 BBA में नॉन रेजिडेंट की कमाई की बात करता है। इस तरह की कमाई होगी, TDS कटेगा, कितना कटेगा? 20%। क्लियर? ये डांसर डूंसर आते हैं ना साथ में प्लेयर्स के, वो भी, उन पे भी काट लेना TDS। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या कहता है। कह रहा है एक न्यूज़पेपर एजेंसी 50,000 रुपये ब्रायन लारा को दे रही है, ब्रायन लारा के नाम पे इंसल्ट है 50,000 रुपये की। तो ब्रायन लारा ग्रेट क्रिकेटर रहा है, काफ़ी बड़े रिकॉर्ड रहे हैं। हिसार रोड पे एक दुकान का नाम लारा कन्फेक्शनरी है, ब्रायन लारा से इम्प्रेस हो गए, तो देखो महान प्लेयर है। तो कह रहा है ब्रायन लारा को न्यूज़ एजेंसी 50,000 रुपये दे रही है, वेस्ट इंडीज़ के एक्स क्रिकेटर हैं, कैप्टन रहे। तो कह रहा है वेस्ट इंडीज़ के इस क्रिकेटर को न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं तूने आर्टिकल दिया भाई, ये ले 50,000 रुपये ले तेरे आर्टिकल के बदले में, काटो TDS। 50,000 का 20% कितना? 10,000 प्लस 4% एजुकेशन कितना? 10,400 काट लेना। इसमें अमाउंट नहीं है सीलिंग कि इससे ज़्यादा होगा तो कटेगा, 1,000 रुपये मिलेंगे तब भी TDS कटेगा। पर मान के चलो लाखों में पेमेंट्स होती हैं इन लोगों को, ये थोड़े बहुत थोड़ी के लिए थोड़ी आएंगे, इतने एयर टिकट लगते हैं और लगते हैं, काफ़ी कुछ होता है। चलो
ये दोनों पॉइंट के साथ ना आप रीड ओनली लिखो, काम नहीं आते, बंद हो गए ये दोनों पॉइंट, खत्म हो चुके हैं। ये तो पता क्या है, आज से किसी जमाने पहले 80 CCA की डिडक्शन चला करती थी और 80 CCB। आपने पढ़ी 80 CCB या 80 CCA? आपने पढ़ी 80C के बाद सीधा 80 CCC इंश्योरेंस की कंपनी की पेंशन प्लान है, जीवन निधि वगैरह। या आपने पढ़ी CCD। CCA और CCB बंद हो चुकी हैं, लेकिन जिनकी पुरानी चल रही है CCA थी नेशनल सेविंग अकाउंट में डाल दो, स्कीम अकाउंट में पैसा, अगर वो टाइम से पहले बीच में निकाल दिया और 2500 से ज़्यादा है तो 10% TDS कटेगा। ये 194 कहता है, बेकार सेक्शन, काम नहीं आना। ये पता किन के लिए? कहता है जब CCA थी, बंदा NSS में पैसे डाल के CCA लेता था, उसके लॉकआउट पीरियड से पहले निकाल लेगा तो ये उस पर 2500 से ज़्यादा मिलेंगे, तो उस पर TDS काटो कितना, 10%। ऐसी 194F क्या कहता है? 194F कहता है म्यूचुअल फंड के यूनिट की स्कीम बंद कर दी सरकार ने और म्यूचुअल फंड से पेमेंट दे रही है आपको, तो उस पेमेंट पे भी 20% TDS कटेगा। समझे? आप म्यूचुअल फंड खरीद के आपको किसी ज़माने में CCB मिली, अब वो म्यूचुअल फंड वालों ने वापस लेके आपको पैसे दिए, तो उस पैसे पे TDS कटेगा कितना, 20%। उसके साथ नॉन रेजिडेंट है तो साथ में सरचार्ज एजुकेशन भी। काम नहीं आते ये दोनों सेक्शन, यूजलेस है। 194G मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 194H बता चुका हूँ। अब आ जाओ 194I पे। अच्छा सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसे कि 192 था, 194C था, वैसी 194I है। रेंटल इनकम अगर आपको आती है साल की 2,40,000 से ऊपर, यानी आपको किराया आता है बिल्डिंग का, कितना किराया, 2,40,000 से ऊपर, मॉल है, दुकान है, PG बना के किराए पे चढ़ाते हो। ऐसे नहीं एक एक बंदे से किराया, एक एक बंदे से तो थोड़ा थोड़ा किराया लोगे। मैं कह रहा हूँ साल का 2,40,000 से ऊपर किराया लेते हो तो सामने वाला किराएदार आपका TDS काटेगा 10%। बिल्डिंग पे, बिल्डिंग फर्नीचर के रेंट पे TDS कितना है? TDS ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर कितना है? 10। TDS ऑन फर्नीचर बिल्डिंग के रेंट पे कितना? 10। TDS ऑन प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है अगर, तो उस पर कितना है? सिर्फ 2%। यानी जनरेटर किराए पे दे दिया बैंक को आपने, जनरेटर किराए पे, किराया है साल का 240 से ज़्यादा, तो TDS काटेगा बैंक 2%। मान लो मैंने जनरेटर लगा रखा है किसी बैंक में, 30,000 रुपये महीना किराया है, कितना किराया हो गया? 360। 360 का कितना TDS काटेगा बैंक मेरा? 2%। लेकिन मैंने अब मान लो एक कहीं दुकान पड़ी है हुड्डा में, किसी बैंक को किराए पे चढ़ा दी या किसी बंदे को किराए पे चढ़ा दी, किराया है 25,000 रुपये महीना, कितना हो गया साल का? 3 लाख। 240 से ज़्यादा है ना साल का, हाँ, तो वो बंदा मेरा TDS या बैंक TDS काटेगा 10%। फर्नीचर बिल्डिंग पे, लैंड पे 10% और मशीन पे कितना? 2%। लेकिन वो बंदा मेरा TDS काट भी सकता है कि नहीं, वही रूल है। अगर कोई इंडिविजुअल को किराए पे दिए दुकान, मशीन, कुछ इंडिविजुअल को या HUF को, तो वो मेरा TDS तभी काटेगा जब बीते साल उसकी टर्नओवर क्या हो, 1 करोड़ से ज़्यादा या फीस 50 से ऊपर। हुड्डा में मैंने 3 लाख किराए पे जिसको दुकान दी, उसकी सेल ही 50 लाख की थी सारी पिछले साल, क्या वो TDS काट सकता है? नहीं। बैंक को किराए पे दी, बैंक तो एक कंपनी है, काटेगा ही काटेगा। इंश्योरेंस कंपनी को किराए पे दी, काटेंगे ही काटेंगे। जनरेटर बैंक में लगा दिया, काटेंगे ही काटेंगे TDS मेरा। समझ आया? बोलोगे डाउट? साल का किराया 240 से ऊपर, मशीन में 2%, बिल्डिंग में फर्नीचर में 10%, पर कंडीशन साल का 240 से ज़्यादा हो। और अगर हस्बैंड वाइफ के नाम लैंड है या बिल्डिंग है तो भाई अग्रीमेंट में लिखवा लो कि आधा किराया मेरा, आधा वाइफ का। अगर दोनों का 240 से कम हो गया, बच गए। यानी मान लो बिल्डिंग 4 लाख किराए पे चढ़ाई है पर वो बिल्डिंग 2 लोगों के नाम है, रेंट अग्रीमेंट में बता दो कि 50-50 के मालिक हैं, दोनों की इनकम आधी आधी अलग अलग अकाउंट में डाल देना। तो 2 लाख रुपए साल का हस्बैंड के डलता है, 2 लाख किराया वाइफ, ज्वाइंट ओनर है, दोनों का ही नहीं कटेगा TDS, क्योंकि अपने अपने हिस्से पे कटेगा TDS। 240 से कम में तो TDS नहीं कटेगा।
अगर मैंने ऊपर स्पेस दे दिया, मैंने कहा मेरी बिल्डिंग पे लगा लो तुम होर्डिंग, जगह मेरी है, फ्रेम तुम्हारा, फ्लेक्स तुम्हारा, लेबर लगाने वाले तुम्हारे, निगरानी तुम्हारी, उड़ गया हवा में, मेरा किराया चलता रहेगा, तेरा फ्लेक्स उड़ जाए चाहे तो मेरा किराया चलता रहेगा। फिर मैं तो क्या ले रहा हूँ, मतलब किराया ना। मैं कहा मेरे को क्या दोगे, कहता जी आगे की पूरी छत हमारी है, आज के बाद यूज़ हम करेंगे, 25,000 रुपये महीना किराया। मैंने कहा ले लो, बढ़िया है, अपने खाली पड़ी। तो 3 लाख हो गया, TDS कटेगा मेरा 194I। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बदल दूँ, मैंने कहा भाई चिंता क्यों करता है, फ्लेक्स भी मेरा, फ्रेम भी मेरा, लगाने वाले बंदे भी मेरे, तूफान आएगा तो उतार लेंगे फ्लेक्स। ऐसे ही करते हैं लोग, जो ये बड़े महंगा बहुत पड़ता है। जो एक फ्लेक्स लगा ना बड़ा, 6 से 7,000 रुपये का तैयार होता है, और जिस दिन अंधेरी आती है अगले के तो 7,000 उड़ गए। और लगाने की लेबर वो क्या करते हैं, वो फ़ोन मारता है फ्लेक्स वाले बंदे को, क्या भाई जी वो तूफान शुरू हो गया है, देखना प्लीज़, करना कोशिश। 2 बंदे आते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, वो फ्लेक्स उतार के लपेट के रख लेते हैं। तूफान शांत हो जाएगा, कल आके दोबारा लगा देंगे। लेबर ले लेते हैं उतारने की, लगाने की, 200 रुपये उतारने के, 200 लगाने के, 7-8 हज़ार रुपये बच जाते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, नहीं तो तूफान तो उड़ा ही ले जाएगा ऐसे। चलो, जगह भी मेरी, वो फ्रेम भी मेरा, बहुत मजबूत फ्रेम होता है, नहीं तो तूफान तो कोई नहीं, कुछ नहीं छोड़ता, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है। तो ये लोहे के फ्रेम क्या कहाँ रुकेंगे, सब उखाड़ देता है, बहुत ज़्यादा मजबूत लगाना पड़ता है, नहीं तो उखड़ जाते हैं फ्रेम सारे। तो मान लो फ्रेम मेरा, लेबर वाली मेरे, उसके ऊपर रात को लाइट पड़ेगी, वो भी इंतजाम कर दिया है, और जगह मेरी। मैं कह रहा हूँ लमसम मुझे 40,000 रुपये महीना दे दूँ। कहता ठीक है। एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये रेंट नहीं है, रेंट के अलावा बहुत कुछ है बीच में, तो ये रेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और ये किस सेक्शन में जाएगा, 194C, क्योंकि पेमेंट 30,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे TDS कटेगा। कितना काटेगा, वो सामने वाला TDS, मैं इंडिविजुअल हूँ 1%, 194C में जाएगा। समझे बात? सुनो, ये झगड़े होते हैं बैंकों में भी, लोगों को पता नहीं होता, हम ऑडिट पे जाते हैं, वहाँ पकड़ते हैं इस तरह की गलतियाँ। क्या, मान लो सामने वाले ने बैंक में जनरेटर लगा दिया, जनरेटर के अंदर ऑयल भी वो डालता है, सामने वाला मालिक है जो जनरेटर का, ऑयल भी डालता है, चला के भी उसका बंदा बैठता है जो चलाता है, सर्विस भी वही करवाता है, और जनरेटर भी उसका है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, किराया नहीं है जनरेटर का, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस में जाएगा, 194C। लाख रुपए से ऊपर पेमेंट या इंडिविजुअल 30 से ऊपर TDS कटेगा 1 या 2%। जनरेटर का मालिक इंडिविजुअल HUF है 1, वरना। लेकिन अगर आपने जनरेटर दिया, ना ऑयल डालना आपने, ना चलाना, कुछ नहीं, जनरेटर दे दिया, भैया मुझे किराया दे देना, फिर ये किस में आ गया, रेंट में, फिर TDS कटेगा। आप बताओ, कोल्ड स्टोर में मेरा लाखों का माल पड़ा है, कोल्ड स्टोर चार्जेस ले रहा है, किस कैटेगरी में आएगा ये, 194C में वो किराया ले रहा है जो कोल्ड स्टोर वाला, या 194I रेंट में, आई में? हाँ जी, कोल्ड स्टोर C में आ सकता है, I में नहीं, क्योंकि I में आने के लिए जगह का रेंट होता है, वो जगह का अग्रीमेंट नहीं होता उसके साथ। उसके पास तो मेरा ये भी इतने बैग है मेरे, जहाँ मर्जी रख फेंक, खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बस वो कोई जगह है क्या, कोई डीमार्किंग कर दी भी ये वाले कमरे का चौथा हिस्सा मेरा है, मैं रखूँ ना रखूँ, फिर तो है रेंट, समझ रहे हो। लेकिन वो तो जहाँ मर्जी रखे मेरा सामान, मतलब क्या है, अग्रीमेंट है सीजन का, इस सीजन तक मैंगो रख लेना मेरे, वैसे ही करते हैं। ये आप जो बड़े बड़े फ्रूट की दुकान वाले हैं, इनके घर में थोड़ी यार ये थोड़ा थोड़ा लेने जाते हैं ना, ये इकट्ठा माल कोल्ड स्टोर में भर देते हैं, 20 लाख का, 30 लाख का, और सारा साल निकाल के बेचे जाते हैं कोल्ड स्टोर से, ऐसे करते हैं। आइसक्रीम वाला भी यही करता है, मदर डेयरी का 20 लाख का माल 15 का भर दिया, रोज थोड़ा थोड़ा निकाल ले जाता है, बेचे जाता है, सस्ता पड़ता है, ऐसे ही करते हैं। जो बड़ी रेडी वालों का ऐसे ही होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? होटल में रूम लेते हैं आप, होटल वाला किराया लेता है, रात बिताते हैं, चले जाते हैं, TDS एप्लीकेबल है ना, वो रेंट नहीं है उस तरह का। रेंट तो वो होता है जो परमानेंट किराए पे हो, महीने के हिसाब से। ऐसा अगर मान लो होटल में, सुनो, 2 रूम परमानेंट किराए पे ले लिया, एनुअल किराया दे रहे हो, फिर ये 194I में आ जाएगा, फिर ये 194I में आ जाएगा, सही है ना ये चीज। तो 194I क्या कहता है, सामने वाला किराएदार अगर इंडिविजुअल HUF है तो TDS कब काट सकता है, जब सेल 1 करोड़ से ज्यादा या फीस 50 लाख से ज्यादा हो। कंपनी है किराएदार, किराएदार का फर्म है या सरकार को किराए पे दिया है, काटेंगे वो TDS। और रेजिडेंट पर्सन का TDS है, सब टेनेंट भी काटेगा, टेनेंट काटेगा। सुनो,
मैंने एक बहुत बड़ी जगह है, मेरी बिल्डिंग है, मैंने वंशिका को किराए पे दे दी। वंशिका मुझे किराया देती है साल का 5 लाख रुपए। टीडीएस काटेंगे मेरा, अगर ऑडिट वो 1 करोड़ से ऊपर है तो कटेगा टीडीएस। काट लिया मेरा टीडीएस, कितना? 10% काट लिया। अब वंशिका आगे किराए पे दे देती किसी को, सब टेनेंट को, उनसे ले लेती है 7 लाख रुपए। सब टेनेंट किसका टीडीएस काटेगा? वंशिका का। यहां असेसी मस्ट बी ऑनर का रूल ना लगा देना, खिचड़ी ना पका देना। वो 22 में हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं, चार्जिंग सेक्शन में। टीडीएस में कहता है आप टेनेंट हो किराए पे दे रहे हो आगे, या मालिक किराए पे दे रहा है, टीडीएस के रूल लगेंगे अगर 240 से ऊपर किराया है। क्लियर? टीडीएस का रूल लगेगा, मालिक होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। टीडीएस की रेट मशीन पे 2, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे 10, पेन नहीं दोगे तो कितना? 20। एग्जम्पशन, साल का 240 से कम में तो टीडीएस नहीं, या लोकल अथॉरिटी पे ही है। हाँ जी, ये म्युनिसिपैलिटी वाले भी किराए पे देते हैं क्या जगह? हाँ, म्युनिसिपैलिटी की बहुत जगह है शहर में किराए पे चढ़ी हुई, चाहे बेचारे खुद किराए की बिल्डिंग में बैठे हैं, कोई बात नहीं। हरियाणा सरकार से ये पड़ोसी की बिल्डिंग किराए पे है, 2 लाख रुपए किराया था थोड़े टाइम पहले, अब रिवाइज हो गया तो पता नहीं। किराए पे बैठे हैं भारत, ये हरियाणा सरकार को किराया दे रहे हैं। और इनकी वो ट्रेड टावर पड़ा है वो उधर जगदेव चौक पे, बहुत बड़ी जगह, सब्जी मंडी लगती है वहाँ आजकल। वहाँ एक डॉक्टर नाहर है, फिजियोथेरेपिस्ट, वो जगह सी है ना, LIC के पीछे करके पड़ता है, वो इनकी है ये। पर वो खुद जा नहीं रहे, इनका मन यहीं लगा हुआ है, भी अपनी ही बिल्डिंग बना ली, चले जाओ, टूट रही है उधर, वो तो किराए पे चढ़ा रखी है और ये खुद किराए पे बैठे हैं। पालिका बाजार है ना, मिकाडो वाला शोरूम, और वो सारी दुकानें इनकी हैं, म्यूनसिपैलिटी की, किराए पे चढ़ा रखी हैं। हिसार रोड पे गवर्नमेंट स्कूल है, हुड्डा चौक आने से पहले, उसके लेफ्ट साइड में दुकानें हैं बड़ी बड़ी। एक मेरा क्लाइंट भी है JK इलेक्ट्रिकल, किराए पे हैं सारी दुकानें, 25-25, 30-30 हज़ार किराया। काफ़ी जगह इन्होंने किराए पे चढ़ा रखी है। इनका कोई टीडीएस काट ले ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है, इनका टीडीएस नहीं कटता। 1 लाख रुपए किराया ले रहे हैं लोग, इनका टीडीएस नहीं काट सकते। म्यूनसिपैलिटी को किराया आ रहा है तो पूरा आएगा, लेकिन हम लोगों को किराया 240 से ज़्यादा इस साल का तो टीडीएस कट के आएगा। पढ़ो, टीडीएस कब कटता है? विच एवर इज अर्लियर। ज्वाइंट वाली बात बता दी 240, होर्डिंग वाली कहानी सुना दी कि रेंट का अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट का देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। बिजनेस सेंटर बना के दे दिया। बिजनेस सेंटर हमारे शहर में तो बना था डबवाली रोड पे, एक बड़ी सी बिल्डिंग है लेफ्ट साइड, जो एयरफोर्स से पहले आती, काफ़ी लंबी चौड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। बंदे ने एजुकेशन हब बनाना था, फर्स्ट फ्लोर पे 25-30 बढ़िया थिएटर टाइप, ऑडिटोरियम टाइप हॉल बना दिए, अंदर प्रोजेक्टर लगा दिए, AC लगा दिए, वो थिएटर टाइप की वो लगा दी। वो कहते जी एजुकेशन हब बनाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे, लगाया प्रोजेक्ट, वॉशरूम सब बना दिए, तो क्या है यहाँ पे मुझे चार्जेस देंगे, अगले को लगाया सेटअप मिल गया। पर कामयाब कहाँ होता है? यहाँ तो छोटा सा टीचर सोचता, कहता जी 3000 रुपये पे कमरा किराए पे मिलता है, लेके अपना अलग बैठ जाओ, बीच में से कमीशन कौन दे? ऐसा यहाँ वो स्टैंडर्ड स्टेटस का सिस्टम नहीं है। हमारे शहरों में ना पेरेंट्स या बच्चों को कम ही मैटर करता है, कभी अच्छी बिल्डिंग हो, फैसिलिटी ज़्यादा हो, वो कहता है बाहर खड़े सही है, कोई बात नहीं, अंदर वेटिंग रूम नहीं है, बाहर खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वॉशरूम ही है, कोई बात नहीं, पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, घर चले जाएंगे। तो ऐसा चलता है। वो कहता अपा नहीं देते, वो एजुकेशन हब फेल हो गया उसका। वो बेचारा मेरे को बुला के ले गया था, कहता जी देखो कोई बताओ, कोई ले ले, पर वही लोग लेते नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, चार्जेस तो देने पड़ेंगे, फैसिलिटी इतनी है, 10-10 वॉशरूम है एक हॉल के साथ, वो पेंट्री बनी हुई है बच्चों के लिए, आप खाना वाना करवा लो, बड़ी ऑडिटोरियम, बढ़िया सोफ़ा टाइप, थिएटर टाइप सीट लगी हैं, प्रोजेक्टर, AC, सब बेकार हो गया उसका। लिए किसी ने किराए पे, खर्चा बहुत कर दिया उस बंदे ने। तो ऐसे बिजनेस सेंटर बना के लोग किराए पे चढ़ाते हैं, और वो किराए पे भी टीडीएस कटेगा, किराए पे भी टीडीएस कटेगा। चलो, उसके अलावा क्या कहता है? उस पर भी टीडीएस है ये कह रहा है। और कह रहा है कोई कंपोजिट पेमेंट है, कहता है कि भाई बिल्डिंग के साथ बंदे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसा ना, देखो ये बिजनेस सेंटर में ऐसे ही होता है, वॉचमैन भी बीच में, नौकर चाकर 2-3 बीच में, बिल्डिंग साथ में, ऐसा होता है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसे, जैसे मॉल वाले नहीं देते किराए पे, मॉल वाले देते हैं किराए पे। क्या सिस्टम होता है मॉल का? जगह भी देंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी है, पार्किंग एरिया भी मिलेगा, आप टेंशन ना लो, पैसे किराया दो में बस, ऐसा होता है ना सिस्टम। वो सब कुछ जोड़ के किराया ही माना जाए, और उस पर टीडीएस 240 से ऊपर हुआ तो कटेगा। होटल रूम रेंट पे नहीं कटेगा भाई, वो टेम्परेरी एकोमोडेशन है, लेकिन
मैरिज पैलेस वाला किराया 194I में आएगा बताओ? एक पैलेस वाला एक प्रोग्राम का 4 लाख रुपए ले लेता है एक रात के प्रोग्राम का, तो क्या उस पर 194I में टीडीएस कटेगा? नहीं, वो परमानेंट किराए पे नहीं, बहुत सी फैसिलिटी के साथ है, वो रेंट का अग्रीमेंट वैसा नहीं 194I। सी में हो तो हो, 194I में कवर नहीं होता। नेक्स्ट कहता है कूलिंग चार्जेस, वो बताया वो जगह नहीं मिलती कि ये जगह मेरी है ना, सामान पड़ा है कहीं मर्जी पड़ा रहे, सामान संभालने से मतलब है कहीं मर्जी संभाले, वो 194C में आएगा, यहां नहीं। लमसम लीज प्रीमियम पट्टे पे देते हैं, वो तो सेल होती है, किराया थोड़ी होता है। सुनो, मैंने 40 साल के लिए एक दुकान पट्टे पे ले ली, 20 लाख रुपए दिया, किराया है क्या ये? माली की मान लिया जाऊंगा, लंबे टाइम के लिए दी, तो वो सेल परचेज जैसी चीज है, किराया ना समझो उसे, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जीएसटी साइड में रखो, जीएसटी के ऊपर टीडीएस ना काट लेना। मान लो अगर किराया 10 लाख रुपए है, जीएसटी 18% और ले लिया 1180, तो टीडीएस 1180 पे नहीं, वो सामने वाले को 10 लाख पे काट दूं, 10 लाख पे काट 10%, 9 लाख टीडीएस ऐसे। नीचे बॉक्स में कह रहा है रेंट या अरियर ऑफ रेंट को में कोई फर्क नहीं, टीडीएस दोनों पे कटेगा, रेंट मिले चाहे अरियर ऑफ रेंट रिकवर हो, सब टेनेंसी से कोई मतलब नहीं, इनकम हाउस प्रॉपर्टी की हो या अदर सोर्सेज की, टीडीएस कटेगा। कॉर्नर का बता ही दिया मैंने। रिफंडेबल डिपॉजिट को किराया ना माना जाए। सुनो, एक बंदे से मैंने किराया ले लिया 3 लाख, मैंने उसको कह दिया भाई इसमें से लाख रुपए तो तेरी सिक्योरिटी जमा होगी जो बाद में दे दूंगा, 2 लाख रुपए तेरा किराया हो गया साल का, तो टीडीएस 2 लाख पे कटेगा कि नहीं वो सोचो ना। 1 लाख तो सिक्योरिटी जमा होगी, वो तो वापिस हो जाएगी, तो 2 लाख क्योंकि 240 से कम में टीडीएस नहीं कटेगा। वेयर हाउस का किराया, वेयर हाउस समझे, जगह मिलती है, वो उसमें जगह होती है, स्पेस होता है, रख लो आप, अनाज रख लो, चावल रख लो, जो भी, तो उस पे टीडीएस का रूल लगेगा, वो भी किराया है। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग पूरी किराए पे दो या उसका पोर्शन दो तो टीडीएस का रूल है। फिल्म एग्जीबिशन, ये देखो, ये थिएटर में मूवी देखने आते हो, मूवी देखने आते हो, अगले डिस्ट्रीब्यूटर क्या काटता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेता है, थिएटर से डिस्ट्रीब्यूटर क्या लेता है, चार्जेस। फिल्म चलती है, वो फिल्म बेचते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, तो क्या रेंट है वो बिल्डिंग का रेंट या किसी रेंट मशीन का, ना वो मशीन है ना वो बिल्डिंग है ना वो फर्नीचर है, वो तो क्या है, कंटेंट है एक जो चलता है, उस पे टीडीएस का रूल फिलहाल उस तरह से नहीं है। पैसेंजर सर्विस फीस ली जा रही है एयरलाइन, देखो एक बात सुनो, प्लेन लैंड करता है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट चार्जेस लेता है, एयरपोर्ट पे कोई भी आदमी का प्लेन लैंड कर जाए उड़ा देंगे, वो परमिशन लेनी पड़ेगी भैया, तेरे को परमिशन देंगे, जगह देंगे, तू लैंड करेगा, रडार तुझे ऑब्जर्व करेगा, तुझे गाइड करेगा, रडार सिस्टम है, सारा कुछ होता है, ऐसे ही थोड़ी प्लेन तू वहाँ पे उतार देगा। यहाँ तो बस स्टैंड में बस नहीं खड़ी होने देते, चार्जेस लेते हैं। रात को बस स्टैंड के अंदर बस खड़ी करनी हो ना, प्राइवेट वाले ने खाली जगह में 200 रुपये एक दिन का किराया है, वो बस वाला कहता है बाहर ही खड़ी करके ऊपर सो जाऊंगा मैं, तो 200 रुपये कौन दे तो एयरपोर्ट वाले कहाँ से मैनेज करने दे देंगे, तो एयरपोर्ट वाले चार्जेस लेते हैं एयरलाइन कंपनी से, इंडिगो, ये किंगफिशर, इनके प्लेन उड़ते हैं, चार्जेस देते हैं, ये गो एयर वाले ये सब चार्जेस देते हैं, तो ये चार्जेस पे टीडीएस 194I में नहीं कट सकता, क्योंकि वो किराया नहीं, वो तो रडार की पेमेंट और बड़ा कुछ है, सेफ्टी मेजर और बड़ा कुछ है, गाड़ियाँ लगती हैं, वो प्लेन तक बंदे को छोड़ के आती हैं, प्लेन बिल्कुल वो आके डोर के पास तो लग नहीं सकता, वहाँ से वो गाड़ी में बिठा के वो प्लेन तक लेके जाते, सारी फैसिलिटी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो वो रेंट का अग्रीमेंट नहीं है। समझ आई बात, पढ़ लोगे। अब इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। 19 क्वेश्चन देखना, मिसिज इंदिरा लैंडलॉर्ड है, किराए पे दे रही है वेबल लिमिटेड को लाख रुपए महीना किराया है, 18% जीएसटी है, जीएसटी साइड में रखो, 18 लाख रुपए किराया है, इंदिरा लैंडलॉर्ड है, और वो कहता है रेंट पे दे रही है, किसको, वेबल कंपनी लिमिटेड। कंपनी तो हमेशा टीडीएस काटती है, कितना, 12 लाख पे 10%, कितना टीडीएस कटेगा, 120, या कह दो 10,000 रुपये महीना हर किराए में से टीडीएस कट जाएगा। थोड़ा ऊपर देखो 18वां क्वेश्चन,
21-22 में ये खर्चे AR रहमान एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी सेल 39 लाख। रहमान साहब को कह दो तू एलिजिबल नहीं है TDS काटने के लिए। रहमान कौन है, सुना है? AR रहमान सुना है? म्यूजिक डायरेक्टर है, पहले बड़ा चलता था, आजकल तो कम चलता है। AR रहमान, वो कई सॉन्ग भी, रोजा मूवी थी और कई मूवी उसने AR रहमान ने, अब तो कम चलता है, अब तो और आ गए। चलो 39 लाख, 50 लाख से कम फीस है ना, 50 लाख से कम फीस है तो क्या रूल है? 50 लाख से कम में तो TDS नहीं काटेगा। पढ़ो, कहते ये ब्याज दे रहा है 12,000 हैरिस एंड कंपनी को, पार्टनरशिप को, बिना TDS काटे दे देगा ब्याज? हाँ, 5,000 से ऊपर ब्याज पे TDS का रूल होता। 5,000 कौन सा सेक्शन लगता? 194A। 5,000 से ऊपर ब्याज पे लगता है, पर तुम एलिजिबल तो हो, 50 लाख से ऊपर फीस नहीं कटेगा TDS। सेकंड, 40,000 ब्याज दे रहा है RD बर्मन को, जिनको मरे हुए बड़े साल हो गए। रियल लाइफ में RD बर्मन साहब थे कोई, पता नहीं, हमारे फादर साहब सुना करते थे, उस जमाने की बात है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को, चलो अब नए आदमी का भी नाम हो सकता है RD बर्मन, 40,000 रुपये दिए रेजिडेंट को, बिना TDS काटे दे दो भाई, काट ही नहीं सकते तुम। 5,000 से ऊपर काटते अगर तुम्हारी सेल क्या होती, फीस 50 लाख से ऊपर। रहमान की फीस नीचे है तो 194A में काट ही नहीं सकता। 6 लाख सैलरी दे रहा है, काटना पड़ेगा TDS। सैलरी में कहीं कंडीशन नहीं लिखी थी 192 में, मैंने एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय को 2.5 से ऊपर सैलरी देते हो, काटो। 6 लाख पे TDS नहीं काटा तो 30% ये खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। 180 P&L में नहीं आएगा, 6 लाख में से 420 आएगा। कहते इसने 5 लाख का माल बेचा देवा को डिस्काउंट मिल रहा है। भैया डिस्काउंट पे TDS का कोई रूल नहीं है, डिस्काउंट अलग चीज है, ब्याज नहीं कह सकते उसको। ब्याज किसी से मिल रहा है तो TDS देना है, किसी को तो TDS काटना है। डिस्काउंट पे कोई TDS का रूल नहीं। क्लियर? किसी को कमीशन दे रहा है 15,000 रुपये, तो कमीशन कोई सा भी हो, अगर इंश्योरेंस का कमीशन है वो तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, रहमान कहाँ से दे देगा? रहमान टिकट खिलाता है क्या लॉटरी की? ना। हाँ, ये तो कौन सा कमीशन दे सकता है? 194H, मेरी कैसेट्स बिकवा, ये बिकवा, वो बिकवा, कौन सा कमीशन होगा? 194H। 15,000 से ज़्यादा है तो काटेगा, पर रहमान नहीं काट सकता ना, रहमान की फीस क्या है? 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ये TDS नहीं काट सकता। 22वां क्वेश्चन देखो आप, छोटा सा क्वेश्चन है, बताना और इसे टिक करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अश्विन की 20-21 की सेल कितनी है? 1,25 लाख रुपए। 1 करोड़ से ज्यादा फीस है ना अश्विन की, 1 करोड़ से ज्यादा फीस है तो ये क्या हो गया? एलिजिबल। कहता है 21-22 में 95, 21-22 देखना ही नहीं, अगले साल नहीं एलिजिबल होगा। 20-21 में कोई पेज नंबर 28 पे 1.25 करोड़ की सेल है 20-21 में, तो TDS काटेगा। पढ़ो, बैंक को ब्याज दे रहा है अश्विन 41,000, काटेगा बैंक का TDS? 194A नहीं, बैंक का हमारा TDS काटता है, हम नहीं काट सकते, बैंक का नहीं काटेगा। कॉन्ट्रैक्टर को 12,000 24 दिए, 194C नहीं काट सकता, इंडिविजुअल 30 से कम है, वैसे ही कम है 30 से, माफ। शॉप का किराया 2.5 लाख रुपए दिया, 1 पेई को 240 से ज्यादा दिया, और इस अश्विन की सेल भी 1 करोड़ से ज्यादा है, अश्विन काटेगा 10% TDS। कौन से सेक्शन में? 194A में काटेगा। नेक्स्ट, कमीशन दे रहा है बल्लू को, बल्लू कह लो 7,000, क्योंकि 15,000 से कम कमीशन है, इसलिए क्या है? कोई TDS नहीं काटेगा। बाकी सारे कमीशन 194H में जाने देना। ठहर जाओ भी एक बार, ठहर जाओ, 194H में जाने देना सारे कमीशन, ठीक है? इंश्योरेंस और लॉटरी वाला छोड़ो। एक बार 21 और देख लो। 21 क्या कहता है? रेंट पेड किया मशीन का, किसको? बी लिमिटेड ने मिस्टर रमन को। हाँ जी सुनना, बी लिमिटेड एक कंपनी है, किराया दे रही है, कितना किराया? 2.5 लाख। कंपनी हमेशा एलिजिबल है और किराया 240 से ज्यादा है, तो कितना TDS कटेगा? 2%। नेक्स्ट, फीस दी डॉक्टर श्रीवास्तव को, HUF ने 35,000, सर्जरी करवाई है डॉक्टर से, ना पर्सनल सर्जरी है। वैसे ये सेक्शन ना आगे आएगा, 194J, प्रोफेशनल की सर्विस वाला, ये आगे आएगा, अभी नहीं करना इसे। वैसे उसमें भी बता दूंगा मैं आपको, पर्सनल सर्विस के ऊपर TDS नहीं कटता, ठीक है ना, तो वो पढ़ लेंगे। एक और ऊपर है, वो खुद पढ़ लेना। वैसे लगभग यहाँ तक हो गया है, 194IA ऑनवर्ड अपन मंडे देखेंगे इसको। मुश्किल नहीं है, बस याद करने वाले छोटे छोटे पॉइंट ज़्यादा हैं,
जैसे टफ नहीं है कुछ भी, इसमें सेक्शन बहुत ज़्यादा है टीडीएस के।